Good morning, students. So we have discussed up to the first chapter, land as a resource. Now we will discuss about the land degradation. What are the causes of land degradation? Why land is becoming degrade? It means when the land is not suitable for activities, particularly for agriculture, so that is called land degradation. जब land है वो suitable ना रहे agriculture के लिए या for other purpose, so that is called land degradation. So what are the reasons that we will discuss now? First is given large scale soil erosion caused by running water and wind. Due to the water and wind, रनिंग वाटर जो आपका है और विंड जो हवा चलती है उसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. एंड व्हेन सॉइल इरोजन, यू नो वेरी वेल, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और फॉर द कल्टीवेशन. अदरवाइज रिमेनिंग दैट इज द सब सॉइल. सॉइल के नीचे का पार्ट आएगा वो सब सॉइल होगा, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और फॉर कल्टीवेशन. सो इफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड, so what happened, the lower layer of soil will come, that is not a full type of soil which is used for agriculture. So this is also the kind of land degradation. Dumping of waste material from mining centers and industrial units. Dumping means गिराना. You have seen that waste material are also put on the land, and due to this what happens, some chemicals which are in the that those waste materials that is going in the river, going in the earth विद द अंडरग्राउंड वाटर. जब बारिश वगैरह होती है तो अंडरग्राउंड वाटर के जब वाटर रीच कर अंदर की तरफ जाता है पानी, तो वो साथ में केमिकल्स वगैरह को ले जाता है, जिससे भी क्या होता है, आपका सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है. ओवर इरीगेशन लीड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल. अब क्या होता है कि जब ओवर इरीगेशन, जब पानी हम किसी फसल को ज़्यादा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि सॉइल जो है ना उसके अंदर सैलिनिटी यानी जो सॉल्ट नमक जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी. एल्कलिनिटी होता है उसके अंदर आपके जो ये जो बोलते हैं आपके क्षारीय, जिसको बोला जाता है हिंदी में क्षारीय, और अम्लीय और क्षारीय बोलते हैं इनको, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी उसके अंदर बढ़ जाएगी. और उसके बढ़ने के कारण क्या होगा, सॉइल बिकम अनफर्टाइल. सॉइल क्या हो जाएगी आपकी, अनफर्टाइल हो जाएगी. अगर कोई भी मिनरल्स सॉइल के अंदर इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा, सॉइल बिकम अनफर्टाइल. सो ओवर इरीगेशन से क्या हो जाता है, सॉइल में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है. तो लैंड बिकम डिग्रेड. ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल एंड डिफॉरेस्टेशन बाई मैन. जब पशुओं को हम एक जगह पे बार बार चराते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि सॉइल की जो ग्रास है उसकी ग्रोथ हो नहीं पाती है, और उसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो आपकी सॉइल है वो लूज हो जाती है ड्यू टू द फुट ऑफ द एनिमल्स. एनिमल्स के फुट के द्वारा, पैरों के द्वारा क्या हो जाएगा, फीट के द्वारा क्या हो जाएगा, सॉइल है वो लूज हो जाएगी. व्हेन वाटर एंड विंड विल कम फ्रॉम दैट एरिया, सो दैट विल बी सॉइल इरोजन. और डिफॉरेस्टेशन, यू नो वेरी वेल, फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, सॉइल को बाउंड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं. और डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी. एंड व्हेन वाटर एंड विंड विल मूव फ्रॉम दैट एरिया, सो दैट विल बी द सॉइल इरोजन. नेक्स्ट इज गिवन वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पोल्यूट द लैंड. वेस्ट वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड वाटर जो होता है आपका रिवर्स का, दैट इज ऑल्सो पुट ऑन द लैंड एंड दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द लैंड. नेक्स्ट इज गिवन mineral processing like grinding of limestone for industry and calcolite and soapstone for ceramic industry creates a lot of dust. You know very well, the industry like those are creating cement, those who are producing cement and those who are producing soaps, जो soap बनती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल बिकॉज इट क्रिएट्स डस्ट पैदा करता है. तो उस इंडस्ट्री के आसपास के एरिया में क्या है, वो डस्ट लैंड के ऊपर जमा हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, वो डस्ट भी क्या करता है, उस लैंड को नुकसान पहुंचाता है. नेबरिंग लैंड का है ना, उसके पास जो इंडस्ट्री सीमेंट की या शॉप की इंडस्ट्री होगी उसके पास वो डस्ट क्या होगा, उस इंडस्ट्री में से निकल कर बाहर लैंड पे जमा हो जाएगा. तो दैट विल ऑल्सो बी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट और फॉर द लैंड. Now next is given land conservation measures. What we can do for the conservation of land. लैंड को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, what can we do for the conservation of land. Soil erosion can be prevented by ending deforestation, controlling grazing, encouraging afforestation and practicing terrace farming in the hilly areas. तो what is said कि सॉइल इरोजन को हम किस प्रकार बचा सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से. इफ़ वी विल डू द डिफॉरेस्टेशन, एंडिंग द अगर हम डिफॉरेस्टेशन कम कर देते हैं, एफॉरेस्टेशन को इम्प्रूव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका लैंड कंजर्वेशन हो जाएगा. कंट्रोलिंग ग्रेजिंग जो पशुओं को चराने के एरिया है उनके ऊपर हम कंट्रोल कर दें, उनको ज़्यादा ना बढ़ाने दें. एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें. और टेरेस फार्मिंग, छतनुमा खेत बनाकर आपके हिली एरिया में, जिससे क्या है कि सॉइल ऊपर से नीचे की तरफ ना आ पाए, ऐसे काम करेंगे तो लैंड कंजर्वेशन हो सकती है. Preparation of shelter belt of plant and stabilizing sand dunes by growing thorny bushes will help it to prevent land degradation in deserts. Shelter belt means we will grow the trees outside or on the in the outside of the field. फील्ड के चारों तरफ क्या कर दें हम, सर्कल में प्लांट्स लगा दें, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो
सॉइल इरोजन है वो उस एरिया में नहीं हो पाएगा। दूसरा इसके अंदर बताया गया आपका स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, जो टीले बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे हम क्या उगा दें, थॉर्नी बुशेज लगा दें, जिससे क्या होगा कि मिट्टी, आपको पता है जब हवा चलती है रेगिस्तान के अंदर तो उस मिट्टी को वहाँ से उड़ाकर दूसरे एरिया में ले जाती है। तो वो सैंड ड्यून्स अगर उसके ऊपर हम कैक्टस यानी जो थॉर्नी फॉरेस्ट है उसको लगा देंगे, झाड़ियाँ लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो सैंड ड्यून्स है वो वहाँ से आगे तरफ नहीं खिसकेंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ गिवन माइनिंग एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल। माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, व्हेन वी आर यूजिंग द माइंस, सो आफ्टर गेटिंग द मिनरल्स फ्रॉम द माइंस वी लीव देम और वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है और वो भी आपका लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। वी शुड यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज गिवन इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल है जो हम लैंड के ऊपर डालते हैं उसको हमें क्या करना है, उसको रीट्रीट करना है, उसको ट्रीट करके और दोबारा उसका रिसाइकिल करके यूज़ कर सकें, या उसके अंदर केमिकल उनको हटा कर रिमूव करके दोबारा उसको यूज़ करें। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्योर्स। अर्बन वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, शहरों का जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू, वी विल यूज इन बायोगैस एंड बायोमास, बायोमैन्योर। बायोमास के अंदर बायोगैस प्लांट लगाने में उसमें यूज़ कर सकते हैं, और या खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलोड। ओवर इरीगेशन यानी जहाँ पे ज़्यादा सिंचाई दी जाती है, पंजाब में मेनली, तो उसको क्या किया जाए, उसको स्टॉप किया जाए और नए मेथड ऑफ इरीगेशन के वो फॉलो किए जाएँ। सो इफ़ वी विल डू दीज थिंग्स सो वी कैन कंजर्व द लैंड। सो दीज आर द सम मेथड्स थ्रू दैट वी कैन कंजर्व द लैंड। सो व्हाट टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the land degradation, and the second we have discussed how can we conserve the land. Now next thing is given soil as a resource. How soil is a resource, you know very well, the upper layer of the soil that is useful for agriculture. So what is that? The uppermost layer of the earth crust which is loose, broken and useful for the plants is called soil. यानी जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के ऊपर क्रस्ट के अंदर, जो क्या है आपकी लूज और ब्रोकन। लूज मीन्स वो बिल्कुल लूज हैं, और ब्रोकन है, टूटी हुई है, यानी उसके अंदर आपको पत्थर वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सॉइल गुड क्वालिटी की मिलेगी। एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स, और वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स उगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। सॉइल यू नो वेरी वेल, देर आर सम मिनरल्स इन द सॉइल थ्रू दैट इट बिकम द फर्टाइल सॉइल। तो उसके लिए उसमें क्या होते हैं, कुछ आपके सैंड और क्ले। सैंड और क्ले, सैंड तो मिट्टी होती है सीधी आपकी, ठीक है, जैसे आप उसके अलग अलग पार्ट कर सकते हो। जैसे आपकी अगर आप रेगिस्तानी मिट्टी लोगे तो उसको अगर हाथ पे रखोगे वी कैन सेपरेट द ऑल पार्टिकल्स। बट क्ले जो होती है ना वो चिकनी मिट्टी होती है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और वो इकट्ठे रहते हैं। एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स, ये आपके सारे क्या होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है, सैंड होती है, क्ले होती है, ऑर्गेनिक मैटर में आपका जैसे ह्यूमस, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बैक्टीरिया जो होते हैं, और अर्थवॉर्म, केंचुए जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर होते हैं, जो सोइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। Soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rocks material is formed on the land surface. If this layer remains undisturbed for a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it. These changes lead to the formation of soil. अब सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? फर्स्ट वी नो वेरी वेल देर आर रॉक्स। हमारी अर्थ जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स। सो दे आर ऑल्सो मेकिंग द सॉइल। उन्हीं के द्वारा क्या बनती है, आपकी सॉइल बनती है। वो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले उन रॉक्स के ऊपर क्या होगा, वेदरिंग प्रोसेस होगा। वेदरिंग मीन्स वेदर का प्रोसेस उसके ऊपर होगा। वेदर का कैसे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेनफॉल, यानी जब उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा और रेनफॉल आएगी, बारिश आएगी, उससे क्या होगा, रॉक्स विल बी ब्रेक डाउन। रॉक्स क्या हो जाएगी आपकी, टूट जाएगी, लूज रॉक्स हो जाएगी, यानी वो टूट जाएगी। और टूटने के बाद में क्या होगा, दे लेयर रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये एक बहुत लंबा टाइम लगता है। सॉइल इज़ नॉट मेड विद इन 1 or 2 years, इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बिकम सॉइल। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसमें टाइम के साथ में क्या होगा आपका, उसमें केमिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक चेंज आएंगे। किसमें, सॉइल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर और रेनफॉल के कारण बदलाव आएगा।
ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें भी बदलाव आएगा और इसके थ्रू क्या बनेगी, आपकी सॉइल बनेगी। दैट्स वाई सॉइल इज़ नॉट सेम इन द ऑल एरिया, सॉइल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज। तो उसका कारण क्या है, वहाँ पे केमिकल कंडीशंस, फिजिकल और आपके ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिफरेंट है। तो उसी के कारण क्या होता है कि कई जगह पे सॉइल फर्टाइल ज़्यादा है, कहीं पे सॉइल फर्टाइल कम है और सॉइल के टाइप्स भी अलग अलग हैं। तो दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच वी आर मेकिंग द सॉइल। ये प्रोसेस है जिसकी तरफ क्या बनती है, सॉइल बनती है। तो अगला बताया गया फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसके बाद में क्या बताया गया है कि हमें फैक्टर्स याद रखने हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सॉइल फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है। फर्स्ट इज गिवन क्लाइमेट, यू नो वेरी वेल, आई हैव टोल्ड यू वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस कब होगा, जब क्लाइमेट में उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी क्लाइमेट उस एरिया का कैसा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो जो चीज़ें जिस एरिया में जिस प्रकार से होगी, ज़्यादा होगी तो अलग आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलेगी, कम होती है तो कम आपको मिलेगी। तो इसके अंदर बताया गया कि क्लाइमेट जो है ना उसके कारण क्या होता है, अगर वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस ज़्यादा है तो वहाँ पे सॉइल की आपको हो सकता है कि अलग वैरायटी मिले। और टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट यू विल फाइंड आउट। यू हैव रेड इन 9th क्लास ऑल्सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो एंड दैट चैप्टर यू ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस कि डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में क्यों हैं, उसका कारण क्या है आपका, उसका कारण क्लाइमेट एंड सॉइल है, दोनों, वहाँ का क्लाइमेट एंड सॉइल। टोपोग्राफी मीन्स द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ऊपर का भाग है जहाँ पे सॉइल है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि लैंड की एक्यूमुलेशन होती है, वहाँ पे आपको लैंड के अंदर सॉइल मिलेगी। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक्स है वो कौन सी है, आपकी इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, तो उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि वहाँ पे किस टाइप की सॉइल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज गिवन वेजिटेशन, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि वेजिटेशन भी क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है। डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसमें मिलेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। So these are the factors responsible for the formation of a soil. These things we have discussed. Now next thing is given different type of soil which are found. There are 6 types of soil which is found: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil and mountain soil. These are the 6 type of soil found in India that we will discuss now. First is given alluvial soil. Alluvial soil, that you know very well, that is the most important soil. Alluvial soil. Alluvial soil is the most important soil. इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉइल इंडिया में मिलती है तो वो कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल, एंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑल्सो, और सबसे फर्टाइल भी यही होती है सॉइल, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सॉइल जो मिलती है वो एल्यूवियल मिलती है, और सबसे फर्टाइल सॉइल भी कौन सी होती है, आपकी एल्यूवियल सॉइल है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कॉल्ड एल्यूवियम बाय द रिवर्स। इट इज़ डिपोजिटेड बाय द रिवर्स, ये रिवर के द्वारा क्या है, रिवर अपने साथ में मिट्टी जो बहा के लाती है उसको सिल्ट बोला जाता है, उसके थ्रू ये बनती है। इट इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन, गुजरात प्लेन एंड कोस्टल प्लेन। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, मेनली आपको नॉर्दर्न प्लेन जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दीज एरियाज आर कमिंग, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, या फिर कोस्टल एरिया जितना भी हमारा है कोस्टल एरिया में है वहाँ पे ये मिलेगी। सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, खादर एंड भांगर। खादर होती है वो न्यू एल्यूवियम सॉइल होती है, और भांगर आपकी ओल्ड एल्यूवियम सॉइल होती है। इट कंटेन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास, फॉस्फरिक एंड एसिड एंड लाइम। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें पोटास भी होगा, फॉस्फोरस भी होगा, और लाइम मीन चूना पत्थर जो होता है वो भी इसमें होगा। सो इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस, व्हीट एंड पल्सिस। दिस सॉइल इज़ मोस्टली सूटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ क्रॉप्स। ये जो आपकी सॉइल है ये ऑलमोस्ट हर एक टाइप की क्रॉप्स है उसके लिए सूटेबल है, बट मेनली जो जिसके लिए सूटेबल बताया गया, शुगर केन, राइस, व्हीट एंड पल्सिस। वी आर ऑल्सो ग्रोइंग अदर क्रॉप्स ऑल्सो लाइक कॉटन एंड अदर क्रॉप्स, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग इन दिस crop. So these in soil, that is the alluvial soil. The difference between the Bangar and Khadar soil, that is given. Bangar is the largest part of the northern plain, is composed of old. सबसे पहले जो आपकी रिवर्स लेकर डिपोजिट किया रिवर ने सोइल को, वो कौन सी आपकी बांगर है, ये ओल्ड है, पुरानी सोइल है ये, ठीक है। खादर कौन सी है, दैट इज़ द यंगर एल्यूवियम, जो क्या है आपकी उसके बाद में उसके ऊपर डिपोजिट हुई है, दैट इज़ यंगर सोइल। देन दे लिव अबव द फ्लड प्लेन, दे रिजेंबल टेरेसिस। और ये आपको क्या है, फ्लड प्लेन्स जो बाढ़ के मैदान है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और ये क्या होती हैं, रिजेंबल क्या मतलब होता है, देखने में टेरेसिस, छत की तरह दिखाई देगी। द सॉइल इन दिस रीजन इज़ रिन्यूड एवरी ईयर एंड हाईली फर्टाइल। ये सॉइल है हर साल आपकी डिपॉजिट होती रहती है, हर साल ये नई आती रहती है, और ये ज़्यादा है हाईली फर्टाइल है, यानी बांगर से खादर है वो ज़्यादा से फर्टाइल है। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकर, एज कम्पोज ऑफ
कैलिकैरियस डिपॉजिट्स, इसके अंदर आपको थोड़े बहुत कंकर भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको कैलिकैरियस डिपॉजिट्स इसके अंदर मिलते हैं, यानी कंकर वगैरह के। दिस रीजन इज़ वेरी सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, खादर है वो ज़्यादा आपके एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, खादर soil. So this thing we have discussed today up to alluvial soil. Tomorrow we will discuss the remaining. Thank you. Have a nice day.